150 साल पहले एक आदमी ने ऐसा सिस्टम बनाया जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। उस आदमी का नाम था जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर एक ऐसा आदमी जिसके पास एक समय पर अमेरिका की पूरी इकोनॉमी का करीब 2% था। लेकिन उसकी असली ताकत पैसा नहीं थी। उसकी असली ताकत थी एक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो 150 साल बाद भी जिंदा है और आज भी चुपचाप हमारी जेब से पैसा निकालता है। और सबसे खतरनाक बात क्या है, हम उसी सिस्टम के अंदर रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आज मैं आपको वही सिस्टम दिखाने वाला हूं। कैसे रॉकफेलर ने कंपटीशन को खत्म किया, कैसे उसकी कंपनी टूटने के बाद भी वो और अमीर हो गया, और कैसे आज अमेज़न, गूगल, जियो और बैंक वही 150 साल पुराना खेल नए नामों के साथ खेल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कंपटीशन इज अ सिन। ज्यादातर लोग इसे लालच समझते हैं, लेकिन रॉकफेलर का मतलब अलग था। उसका मानना था कि जब एक ही काम बहुत सारे लोग करते हैं तो मेहनत बिखर जाती है, पैसा बिखर जाता है और पूरा सिस्टम कमजोर हो जाता है। उसके हिसाब से सही रास्ता था सब कुछ एक जगह इकट्ठा करना, यानी कंसोलिडेशन। रॉकफेलर मानता था कि कंपटीशन से कीमतें गिरती हैं, अस्थिरता बढ़ती है और पूरा कारोबार जुए में बदल जाता है। लेकिन अगर एक ही ताकत पूरा सिस्टम कंट्रोल करे तो काम तेज होता है, लागत कम होती है और मुनाफा स्थिर रहता है। यही सोच थी जिसने एक ऐसे सिस्टम को जन्म दिया जहां जीतने का मतलब बेहतर होना नहीं था, बल्कि अकेला बच जाना था। और इसी सोच के साथ रॉकफेलर ने अगला कदम उठाया। अब समझते हैं उसने तेल के कारोबार में बाकी सबसे अलग क्या देखा। अब रॉकफेलर ने वो किया जो उस समय कोई और नहीं कर रहा था। उसने सिर्फ तेल साफ करने तक खुद को सीमित नहीं रखा। उसने सोचा, अगर मेरा कारोबार चलाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़े तो असली ताकत कभी मेरे हाथ में नहीं आएगी। इसलिए उसने एक फैसला लिया, जो भी चीज उसके बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी थी वो सब वो खुद कंट्रोल करेगा। तेल रखने के पीपे जो पहले बाहर से खरीदे जाते थे, अब वही खुद बनाने लगा। तेल ढोने के लिए जो वैगन और टैंकर इस्तेमाल होते थे वो भी उसने खुद खरीद लिए। तेल रखने के गोदाम, डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क, दुकानों तक पहुंच, सब कुछ धीरे धीरे उसके अपने कंट्रोल में आ गया। अब बीच में कोई नहीं था। जो मुनाफा पहले पीपा बनाने वाले का था, ट्रांसपोर्ट वाले का था, वेयरहाउस वाले का था, वो सब अब एक ही जगह इकट्ठा होने लगा। रॉकफेलर के पास सबसे कम लागत थी और यही असली ताकत थी। क्योंकि जब आपकी लागत सबसे कम होती है तो आप कीमत जितनी चाहें उतनी गिरा सकते हैं और आपके सामने वाला हर बिक्री पर नुकसान उठाता है। यही से खेल बदल गया, क्योंकि अब ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये एक ऐसा सिस्टम बन चुका था जहां मुकाबला बराबरी का रह ही नहीं गया था। और इसी सिस्टम के दम पर रॉकफेलर ने अगला और भी खतरनाक कदम उठाया। अब समझते हैं उस कदम को जिसने कंपटीशन को पूरी तरह बेकार बना दिया। नंबर 4, सीक्रेट डील्स और अनफेयर एडवांटेज। अब रॉकफेलर ने एक ऐसी चाल चली जिसने मुकाबले को पूरी तरह एक तरफा बना दिया। उस समय तेल का कारोबार रेलवे के बिना चल ही नहीं सकता था। कच्चा तेल, केरोसिन, सब कुछ रेल से ही जाता था। और यहीं रॉकफेलर ने असल खेल खेला। उसने रेल कंपनियों के साथ छुपे हुए समझौते किए। समझौते ऐसे थे कि जब रॉकफेलर का माल रेल से जाता तो रेल कंपनी उसे किराए का एक हिस्सा चुपचाप वापस कर देती थी। मतलब यह कि कागजों पर किराया पूरा था, लेकिन असल में रॉकफेलर की ढुलाई लगभग मुफ्त पड़ती थी। अब फर्क समझिए, रॉकफेलर का माल कम खर्च में जाता था, उसके कॉम्पिटिटर्स का माल पूरा किराया देकर जाता था। कभी कभी उनसे ज्यादा किराया भी वसूला जाता था। बिजनेस बाहर से एक जैसा दिखता था, लेकिन अंदर से गेम बराबरी का था ही नहीं। रॉकफेलर अब अपना केरोसिन इतनी सस्ती कीमत पर बेच सकता था कि उसके सामने वाला हर बिक्री पर नुकसान में चला जाए और रॉकफेलर फिर भी मुनाफे में रहे। यह समझदारी नहीं थी, यह शिकारी की रणनीति थी। क्योंकि जिसने रास्ते का खर्च कंट्रोल कर लिया उसने मंजिल पहले ही जीत ली। यहीं से यह साफ हो गया कि यह लड़ाई बेहतर प्रोडक्ट की नहीं थी, यह लड़ाई थी किसके पास ज्यादा कंट्रोल है। और इसी कंट्रोल के दम पर रॉकफेलर ने अगला कदम उठाया। एक ऐसा कदम जिसमें सामने वाले के पास दो ही रास्ते बचते थे, या तो बिक जाओ या फिर खत्म हो जाओ। अब समझते हैं वो कदम क्या था। नंबर 5, बाय और डाई, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अब रॉकफेलर ने सबसे सीधा और सबसे बेरहम तरीका अपनाया। उसने तय किया कि वो कीमतों से नहीं लड़ेगा, वो कंपटीशन को ही खत्म करेगा। रॉकफेलर हर रिफाइनरी के मालिक के पास गया, शांत तरीके से।
उसने एक ऑफर दिया, अपनी रिफाइनरी मुझे बेच दीजिए, मैं आपको सही दाम दूंगा और कई मामलों में आपको मैनेजर बनाकर यही काम पर भी रख लूंगा। कुछ लोगों ने यह ऑफर मान लिया, लेकिन कुछ ने मना कर दिया और यहीं से असल खेल शुरू हुआ। जिन लोगों ने मना किया, रॉकफेलर ने उनके खिलाफ कीमतों की जंग छेड़ दी। उसने केरोसिन की कीमत इतनी नीचे गिरा दी कि सामने वाला अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहा था। हर बिक्री पर नुकसान, हर दिन और बड़ा नुकसान। और क्योंकि रॉकफेलर की लागत सबसे कम थी, वो ये नुकसान लंबे समय तक झेल सकता था। लेकिन उसके कॉम्पिटिटर्स नहीं। कुछ ही महीनों में उनके सामने दो ही रास्ते बचे, या तो रॉकफेलर को बेच दो या फिर दिवालिया हो जाओ। ज्यादातर ने बेच दिया, कुछ ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं बच पाया। इतिहास में इस घटना को क्लीवलैंड मैसेकर कहा जाता है। 3 महीनों के अंदर क्लीवलैंड की 26 में से 25 रिफाइनरी रॉकफेलर के कंट्रोल में आ चुकी थी। यहीं से एक पैटर्न साफ हो गया। पहले ऑफर, फिर दबाव, फिर तबाही और अंत में मलबे की खरीद। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक ब्लूप्रिंट था। और यही ब्लूप्रिंट आने वाले 150 सालों में हर बड़ी मोनोपोली बार बार इस्तेमाल करने वाली थी। अब सवाल यह है कि जब सब कुछ रॉकफेलर के कंट्रोल में आ गया, तो सरकार और कानून कहाँ थे? और उसने कानून को अपने रास्ते की रुकावट बनने से कैसे रोका? अब समझते हैं उस चाल को जिसने पूरी कॉरपोरेट दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। नंबर 6, ट्रस्ट और होल्डिंग कंपनी। कानून को मात देने का तरीका। अब रॉकफेलर के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। उसकी कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी थी, इतनी बड़ी कि सरकार उसे मोनोपोली कहने लगी, और मोनोपोली उस समय गैर कानूनी मानी जाती थी। रॉकफेलर समझ गया कि अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो सरकार उसकी कंपनी तोड़ देगी। इसलिए उसने एक नया रास्ता निकाला। 1882 में रॉकफेलर ने एक नया स्ट्रक्चर बनाया। इसका नाम था ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब बहुत सरल था, कागजों पर कई अलग अलग कंपनियां, लेकिन असल कंट्रोल सिर्फ एक जगह। रॉकफेलर ने अपनी सारी कंपनियों के शेयर एक ट्रस्ट में डाल दिए। ट्रस्ट को चलाने वाले लोग उसी के अपने आदमी थे। बाहर से देखने पर सब कुछ कानूनी लगता था, हर कंपनी अलग, हर स्टेट का कानून अलग, लेकिन अंदर से पूरा सिस्टम एक ही हाथ में था। यही वो चाल थी जिससे रॉकफेलर ने कानून को तोड़े बिना कानून को बेकार बना दिया। यही से आज की होल्डिंग कंपनीज का जन्म हुआ। आज जब आप अल्फाबेट का नाम सुनते हैं, या मेटा का, या रिलायंस का, या टाटा और अडानी का, तो याद रखिए ये सब उसी ट्रस्ट मॉडल की आधुनिक शक्ल है। एक ऊपर की कंपनी जो खुद कुछ नहीं बनाती, लेकिन नीचे दर्जनों कंपनियों को कंट्रोल करती है। इस स्ट्रक्चर का फायदा साफ था, अगर एक कंपनी फंसे तो बाकी बच जाए, अगर सरकार तोड़ना चाहे तो उलझ जाए कि किसे तोड़े। रॉकफेलर ने यह खेल 1882 में समझ लिया था। बाकी दुनिया ने इसे समझने में 100 साल लगा दिए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जब सरकार ने आखिरकार स्टैंडर्ड ऑयल को तोड़ा तो हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब समझते हैं वो ट्विस्ट जिसने साबित कर दिया कि सिस्टम सही बनाया जाए तो हार भी जीत बन जाती है। नंबर 7, ब्रेकअप का झटका। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, 1911 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। स्टैंडर्ड ऑयल एक गैर कानूनी मोनोपोली है और इसे तोड़ा जाना चाहिए। सरकार ने स्टैंडर्ड ऑयल को 34 अलग अलग कंपनियों में बांट दिया। बाहर से देखने पर यह रॉकफेलर की हार लगती थी। उसका साम्राज्य टूट गया था, उसकी सबसे बड़ी ताकत खत्म हो गई थी। लेकिन असली खेल यही शुरू हुआ, क्योंकि कंपनी टूटी थी, मालिक नहीं बदला था। रॉकफेलर के पास अब भी इन 34 कंपनियों के शेयर थे। मतलब ये कि स्टैंडर्ड ऑयल टूट गई, लेकिन रॉकफेलर हर टुकड़े का मालिक बना रहा। टूटने से पहले स्टैंडर्ड ऑयल का एक शेयर करीब $660 का था। टूटने के बाद 34 कंपनियों 34 के मिले जुले शेयरों की कीमत $900 से भी ज्यादा हो गई, यानी तोड़ने से पहले से ज्यादा। रॉकफेलर टूटने के बाद और अमीर हो गया। क्यों? क्योंकि मोनोपोली को तोड़ा नहीं गया था, उसे बस टुकड़ों में बांट दिया गया था। हर टुकड़ा अपने इलाके में अब भी सबसे बड़ा था, और समय के साथ ये टुकड़े फिर से धीरे धीरे आपस में जुड़ते चले गए। आज जिन कंपनियों के नाम आप पेट्रोल पंपों पर देखते हैं, एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन, बीपी, ये सब उसी स्टैंडर्ड ऑयल की औलादें हैं। नाम बदले, ढांचा वही रहा। यहीं से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, अगर सिस्टम सही बना हो तो कानून भी उसे पूरी तरह तोड़ नहीं सकता। और यही सबक आज की दुनिया ने पूरा का पूरा सीख लिया है। अब समझते हैं यही खेल भारत में किसने खेला। नंबर 8, इंडिया का मिरर। धीरूभाई अंबानी। अब यही सिस्टम भारत में दिखाई देता है, एक अलग नाम के साथ, एक अलग भाषा के साथ, लेकिन वही तरीका। धीरूभाई अंबानी। 1958 में एक 26 साल का युवक यमन के अदन शहर में एक पेट्रोल पंप पर काम करता था। पेट्रोल भरता था, शाम को हिसाब लिखता था,
महीने के कुछ 100 रुपए कमाता था। लेकिन उसने भी वही देखा जो रॉकफेलर ने देखा था, छोटा मुनाफा नहीं, पूरा सिस्टम। शुरुआत हुई एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी से, फिर कपड़ों का कारोबार। लेकिन यही वो नहीं रुका। उसने सोचा, अगर कपड़े बेचने हैं तो धागा अपने हाथ में होना चाहिए। धागे के लिए पेट्रोकेमिकल्स चाहिए, पेट्रोकेमिकल्स के लिए रिफाइनरी चाहिए, रिफाइनरी के लिए कच्चा तेल चाहिए। और यहीं से रिलायंस का रास्ता पूरा का पूरा पीछे की तरफ खुलता चला गया। टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स से रिफाइनिंग, रिफाइनिंग से तेल और गैस। हर कदम पर एक और परत अपने कंट्रोल में। यही है वर्टिकल इंटीग्रेशन। आज जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। कच्चा तेल खरीदा जाता है, यहीं साफ होता है, यहीं केमिकल बनते हैं, यहीं प्लास्टिक बनता है, और फिर रिलायंस रिटेल के जरिए सीधे ग्राहक तक पहुंचता है। बीच में कोई नहीं, सारा मुनाफा एक ही सिस्टम में। और यह सिर्फ शुरुआत थी। अब वही हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी भारत में दिखती है। 2016 में जियो आया, फ्री कॉल्स, फ्री डेटा, देश खुश हो गया। लेकिन 2 साल बाद नतीजा साफ था। कई कंपनियां खत्म हो गईं, कुछ को जिंदा रहने के लिए आपस में मिलना पड़ा। पूरा टेलीकॉम सेक्टर सिमटकर कुछ गिने चुने नामों में आ गया। ये दया नहीं थी, ये वही पुराना खेल था, रॉकफेलर का खेल, बस भारतीय मैदान पर। और धीरूभाई अंबानी का एक वाक्य इस पूरी सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। अगर सिस्टम में दिक्कत है तो सिस्टम से लड़ो मत, सिस्टम को बदल दो। यही वजह है कि आज रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो रोजमर्रा की जिंदगी के कई हिस्सों को अपने अंदर समेटे हुए है। अब समझते हैं यही सिस्टम आज की दुनिया में हमारे साथ कैसे काम कर रहा है। नंबर 9, आज का सिस्टम जहां आप फंसे हुए हैं। अब इस सिस्टम को आज की दुनिया में देखिए। नाम बदले हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन ढांचा वही है। सबसे पहले अमेज़न को देखिए। अमेज़न एक ऑनलाइन दुकान के रूप में शुरू हुई थी। आज वो पूरी सप्लाई चेन कंट्रोल करती है। उसके अपने गोदाम हैं, अपने ट्रक हैं, अपना डिलीवरी नेटवर्क है, अपना पेमेंट सिस्टम है, और सबसे अहम बात, उसके पास AWS है, अमेज़न वेब सर्विसेज। ये वही कंप्यूटर सिस्टम हैं जिन पर दुनिया की हजारों कंपनियों की वेबसाइट्स चलती हैं। यहां तक कि अमेज़न के कंपटीटर्स भी अमेज़न के ही सर्वर्स इस्तेमाल करते हैं। इससे अमेज़न हर साल लाखों करोड़ रुपए कमाती है। अब गूगल को देखिए। गूगल फ्री दिखता है, सर्च करने के पैसे नहीं लगते, ईमेल के पैसे नहीं लगते, मैप्स के पैसे नहीं लगते। लेकिन असल कीमत पैसे में नहीं ली जाती। कीमत ली जाती है आपकी जानकारी में। आप क्या सर्च करते हैं, कहां जाते हैं, क्या खरीदते हैं, किससे बात करते हैं, ये सब डेटा गूगल के पास जाता है, और इसी डेटा से वो अरबों कमाती है। यानी आप पेमेंट करते हैं, बस नोटों में नहीं, जानकारी में। और यही वजह है कि गूगल का कंट्रोल 90% से भी ज्यादा है। अब जरा सोचिए, जब इतने बड़े सिस्टम एक साथ काम करते हैं तो आपके सामने असल में कितनी चॉइस बचती है। यहीं पर एक भ्रम पैदा होता है। आपको लगता है आप चुन रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आप सिर्फ चुनाव के बीच से चुन रहे हैं, और ये चुनाव पहले ही किसी और ने तय कर रखा है। यही सिस्टम हर दिन चुपचाप आपसे दौलत निकालता है, और ये खेल तभी तक चलता है जब तक इसे समझा नहीं जाता। अब सवाल ये है, जब सिस्टम से बाहर निकलना नामुमकिन है तो रास्ता क्या है? यहीं से कहानी अपने सबसे जरूरी हिस्से में पहुंचती है। नंबर 10, 3 रास्ते। और असली समझदारी, अब जब पूरा सिस्टम आपके सामने साफ हो चुका है तो सवाल ये नहीं है कि ये सही है या गलत, सवाल ये है अब किया क्या जाए। असल में 3 ही रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, स्वीकार करना। ये मान लेना कि बड़ी कंपनियां आज की दुनिया की हकीकत है, उनकी सुविधाएं इस्तेमाल करना। अमेज़न से खरीदना क्योंकि सस्ता और तेज है, गूगल इस्तेमाल करना क्योंकि आसान है। ये रास्ता आसान है, लेकिन इसमें आप सिर्फ उपभोक्ता बने रहते हैं। दूसरा रास्ता, लड़ना। छोटी दुकानों से खरीदना, चाहे महंगा पड़े, विकल्पों का इस्तेमाल करना, चाहे उतने अच्छे ना हो। ये रास्ता नैतिक लगता है, लेकिन थका देने वाला है, और सच कहें तो ये सिस्टम को हिला नहीं पाता। तीसरा रास्ता, समझना। अगर सिस्टम से बाहर नहीं निकला जा सकता तो सिस्टम को अंदर से समझा जाए। ये समझना कि पैसा कहां से निकलता है और कहां जमा होता है। जो सिस्टम रोज दौलत इकट्ठा कर रहा है, उसी में अपनी जगह बनाना। मतलब ये नहीं कि आप रॉकफेलर बन जाए, मतलब ये है कि आप सिर्फ निचोड़े जाने वाले ना बने, बल्कि जहां तक हो सके मालिक वाली साइड पर खड़े हों। ये कोई निवेश सलाह नहीं है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। ये सिर्फ पैटर्न को समझने की बात है, क्योंकि इस सिस्टम से लड़ना आपको थका देगा, इससे भागना नामुमकिन है।
लेकिन इसे समझना आपको ताकत देता है, और यही असली समझदारी है। जॉन डी रॉकफेलर 1937 में मर गया, लेकिन उसका बनाया सिस्टम आज भी जिंदा है। कंपनियां बदली है, चेहरे बदले हैं, लेकिन खेल वही है। फर्क बस इतना है कि आज आप जानते हैं कि खेल कैसे खेला जाता है, और जब खेल दिखने लग जाए तो इंसान सिर्फ मोहरा नहीं रहता। अगर इस वीडियो ने आपको वो दिखाया है जो पहले कभी साफ नहीं था, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि सिस्टम को देख पाना पहला कदम है, और एक बार जब आप देख लेते हैं तो आप फिर कभी अनदेखा नहीं कर पाते।